हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा प्रैक्टिकल है सी प्रोग्रामिंग का मैथमेटिक्स में, उसके लिए बाइसेक्शन विधि का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। द्विविभाजन विधि का प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। पहले हम द्विविभाजन विधि होती क्या है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, द्विविभाजन विधि के द्वारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड है। इसमें हम क्या करती हैं, कोई भी जो हमारे पास इक्वेशन होती है, कोई भी जो समीकरण होता है हमारे पास, चाहे वो एल्जेब्रिक हो चाहे वो ट्रांसीडेंटल हो, उसका हम रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मूल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास कोई समीकरण है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हमें कोई मूल निकालना है, तो इसका रूट कहाँ पर लाई करता है, पहले हम वो इनिशियल रूट पता करते हैं, वो इंटरवल पता करते हैं जहां पर इसका रूट लाई करेगा। जैसे मैं यदि x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव, जीरो के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जीरो के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पर यदि मैं -1 पुट करता हूं तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमको यहां से एक बात पता चलती है कि जो इसका एक रूट है वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम f(x) लिख सकते हैं, फंक्शन। तो यदि हम -1 रखें, देखिए x की वैल्यू -1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 -3 -4 और +2 यानी कि -2 आएगी। और इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो जो इनिशियल रूट्स होती है वो इसी तरह डिसाइड किए जाते हैं कि एक पर वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, एक पर पॉजिटिव आनी चाहिए। कुल मिलाकर के f-1 इंटू f2 करेंगे तो वो लेस देन 0 आना चाहिए। इन्हें जनरली हम x0 और x1 कहते हैं। इसके बाद आगे हम नया पॉइंट निकालेंगे x2, और वो x2 क्या होता है, वो x0 प्लस x1/2 होता है, इसका इंटरवल का मिडिल पॉइंट। तो हमारे केस में वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी -1/2। और इस -1/2 पे भी हम अगेन इसकी वैल्यू पता करेंगे क्या होगी। तो वही दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि f(x0) और f(x1) पे जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मल्टीप्लाई। अब यदि x2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक पॉसिबल केस है, तो आपने देखा था कि x0 पर नेगेटिव आ रही थी, x1 पे पॉजिटिव आ रही थी, और x2 पे पॉजिटिव आ गई। तो अब हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो f(x0) और f(x2) जो होगा वो लेस देन 0 आएगा। तो जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, वो x0 और x2 इंटरवल में लाई करेगा। और यदि ऐसा हो जाए कि f(x1) और f(x2) का मल्टीपल लेस देन 0 आ जाए, दैट मीन्स f(x2) लेस देन 0 हो, तो फिर ये पॉजिटिव है x1 और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर इसका रूट कहां पे लाई करेगा, उस केस में रूट x2 और x1 के बीच में लाई करेगा। अगेन किसी एक इंटरवल में रूट लाई करेगा, तो वो यही कंडीशन आ गई, और इसी कंडीशन को हम, इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहेंगे। जैसे आपने x2 निकाला, x3 निकालेंगे, x4 निकालेंगे, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, तो हम अपने रूट्स की तरफ पहुंचेंगे। हमको एग्जैक्ट रूट नहीं मिलेगा, हम रूट के नजदीक पहुंचते जाएंगे। अब हमारा जो रूट है, हम उसमें बात करें कि वो कितना सही होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक। तो यदि ऐसा होता है, लेट सपोज x10 और x11 की वैल्यू डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक सेम आ जाती है, डेसिमल के बाद इनकी वैल्यू 4 डिजिट तक सेम आ जाती है, और 5th डिजिट अलग होता है दोनों का, तो हम कहते हैं कि 4 डिजिट तक रूट की वैल्यू सही है। इसको हम टॉलरेंस वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहां तक डिजिट की वैल्यू सही आ रही है। तो ये तो इसका एक बात हुई कि द्विभाजन विधि होती क्या है। अब देखिए, हम इसका प्रोग्राम सी में प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। तो टर्बो सी पर आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो मैं एक बार कोड लिख रहा हूं, और आप उसको अपनी मशीन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे, है ना, उसको रन कीजिएगा। और उसको रन करने से आपको किसी भी इक्वेशन के लिए आप रूट्स निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। तो बाइसेक्शन का प्रोग्राम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
तो हैश, ये हैश का सिंबल है। तो कुछ हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड stdio.h। अब एक्चुअली यह है कि बीसीए के स्टूडेंट थे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। हमें चूंकि हमें प्रोग्राम बनाना सीखना है कुछ, तो हम सीख में ज्यादा अंदर डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। हमारे जो काम की चीजें उन्हें हम सीख लेते हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, हम उनको इंक्लूड करती हैं। stdio.h इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ऐसे ही इंक्लूड conio.h, ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। और एक हम इंक्लूड करते हैं फाइल maths.h, है ना। जो जैसे लिख रहे हैं हम, सारी चीज स्मॉल में ही है, सारे लेटर स्मॉल हैं। अभी तक जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे सभी स्मॉल लेटर ही हैं। तो maths.h इसलिए कि आपको मैथ फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं। फिर हम जिसका हमको रूट्स निकालने जिस इक्वेशन के, उस इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन fx, और यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगाना है। जैसे मैंने ले लिया x क्यूब लेना है, तो x स्टार x माइनस 2x माइनस 5, ये इक्वेशन हो गई। और इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पर आप स्पेस छोड़ दीजिए जिससे आपको रीडेबिलिटी रहे, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम में मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो void मेन, ये मेन फंक्शन है। और void का मतलब इसका आउटपुट इज नथिंग, तो जो भी सब कुछ होगा इनपुट आउटपुट, तो इस फंक्शन के अंदर ही होगा। और इसको स्टार्ट करने के लिए इनपुट वैल्यू भी कुछ नहीं चाहिए। सो void मेन ये फंक्शन है आपका, और करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा सारा, स्टार्ट करली ब्रेसेस और एंड करली ब्रेसेस, इसके बीच में सारी लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो हमें रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो हमको जो भी वेरिएबल चाहिए, फ्लोट टाइप के वेरिएबल चाहिए, तो हम फ्लोट टाइप के कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फ्लोट। और फ्लोट लिखने के बाद हम लिखेंगे x0, तो x के साथ 0 टाइप कर देंगे, x0, x1, x2, y0, y1, y2 और e फॉर एरर, जिसमें कि हम अपनी जो टॉलरेंस वैल्यू है वो स्टोर करेंगे। तो ये हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल हैं। फ्लोट टाइप के वेरिएबल का मतलब ये है कि ये वेरिएबल डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, उसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होती है, तो इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। इसके बाद हम एक कमांड यूज करते हैं clrscr, सेमीकोलन लगा देगी। ये क्लियर स्क्रीन के लिए कमांड है। पुराना जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंसोल विंडो पे, वो इस कमांड से क्लियर हो जाता है। तो ये हम स्टार्टिंग में लगाते हैं कि पहले से यदि कुछ लिखा हो तो वो हट जाए, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसके बाद अब आपके पास इक्वेशन है, बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है क्या कि इनिशियल रूट्स की। तो वो इनिशियल रूट हम यूजर से मांगेंगे। तो यूजर को पता कैसे चलेगा, तो हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर, उसके लिए कमांड यूज करेंगे प्रिंट एफ कमांड, PRINTF, प्रिंट एफ कमांड। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, और इसमें सारे जो भी आपको प्रिंट एफ कमांड जब भी लिखेंगे तो इसके आगे ब्रैकेट में आप सेंटेंस लिख देंगे, वही सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ लिखने के बाद डबल कोट में हम लिखते हैं एंटर द इनिशियल रूट ऑफ इक्वेशन। आप यहाँ पे कोई भी जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखते हैं \n और डबल कोट बंद कर देते हैं। ये बैकस्लैश किस लिए है, ये लाइन चेंज करने के लिए है। अब क्या होगा, कर्सर ने अपनी लाइन चेंज कर ली, अगला जो सेंटेंस प्रिंट होगा वो दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, इसी लाइन में प्रिंट नहीं होगा। तो ये \n लाइन चेंज करने के लिए है, और ये हमने यहाँ पर इसको सेंटेंस को बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, सबसे पहले पुरानी जो चीज लिखी होगी वो मिट जाएंगी, और सबसे पहले ये मैसेज स्क्रीन पे दिखाई देगा, एंटर द इनिशियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन है उसका इनिशियल रूट आपको एंटर करना होगा।
ठीक है, और वो आपने एंटर करेंगे वो, तो वो स्टोर कहाँ होगा, तो उस जो भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर की जाएगी वो x0 x1 में स्टोर करनी है। पहली वैल्यू जो आएगी वो x0 में स्टोर करनी है, दूसरी वैल्यू x1 में स्टोर करनी है, तभी तो हम उसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कमांड करते हैं हम स्कैनएफ। स्कैनएफ कमांड में हम %f लिखेंगे, ये इसका प्रोटोटाइप है फ्लोट का, %f x0 के लिए, और विदाउट कॉमा लगाए, कुछ भी नहीं लगाना है बीच में, %f द्वारा लिख दिया, ये किसके लिए, एक x0 के लिए एक x1 के लिए, और यहाँ कॉमा लगा के m%x0 और m%x1। ये पहला वाली जो वैल्यू आएगी वो x0 में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू x1 में स्टोर होगी, और ये बंद कर दिया। ये डबल कोट में लिखे जाएंगे, और इसके बाद कॉमा सेपरेट करते हुए आपको जो भी वेरिएबल है वो सारे लिख देंगे। 3 होते तो 3 बार हम प्रोटोटाइप लगा देते, ये %f, और तीनों को कॉमा सेपरेटेड करके लिख देते। तो ये सारे कॉमा सेपरेटेड होंगे, ये कॉमा सेपरेटेड नहीं होगा, इनको डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही इनिशियल वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट है कि जो आपका टॉलरेंस वैल्यू है वो कितना होगा। तो अब आप यूजर से टॉलरेंस वैल्यू मांग लीजिए। तो printf मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर टॉलरेंस वैल्यू, और फिर \n और कॉमा डबल कोटेड बंद। तो ये अगेन ये नई लाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे \n लगा था, ये नेक्स्ट लाइन में आया, और इसको एंटर करने के बाद आपने दबाया तो एंटर टॉलरेंस वैल्यू, ये न्यू लाइन में आएगा। अब टॉलरेंस वैल्यू हम ई में स्टोर करेंगे, वो भी फ्लोट है, तो अगेन स्कैनएफ %f m%e, ये आपकी टॉलरेंस वैल्यू स्टोर हो गई। तो यहां तक जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल असाइन कर लिए, क्लियर स्क्रीन एक कमांड की जिससे पुराना लिखा हुआ मिट गया स्क्रीन पर। printf कमांड से आपने इनिशियल रूट एंटर कराए printf scanf से, और printf scanf से आपने टॉलरेंस वैल्यू एंटर करा ली। तो यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब हमको क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी हमारे इनिशियल रूट है उस पर चेक करना होता है फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो फंक्शन हमारा f है, डिफाइन है ये, इसको कॉल करके हम y0 और y1 की वैल्यू निकालेंगे। y0 का मतलब x0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो अब ये वैल्यू हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए मैं लिखता हूं आगे, तो नेक्स्ट y0 इक्वल टू क्या होगा, x0 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x0। ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कर देगा, और वो वैल्यू y0 में स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही हम y1 निकालेंगे, y1 क्या होगा, f ऑफ x1, ये यहां स्टोर हो जाएगा। ये दोनों चीजें स्टोर हो गई। इसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो हमारे फंक्शंस की वैल्यूज हैं वो वैल्यू किस तरह की वैल्यूज हैं, वो है ना, वो y0 और y1 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम इस चीज को चेक करेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहां पर हम इफ लगाते हैं, इफ y0 स्टार y1 इज ग्रेटर देन 0, यदि ये 0 से बड़े आते हैं, यानी कि दोनों का साइन अब एक सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट, और इसमें मैसेज शो कर देंगे printf, क्या मैसेज शो कर देंगे, इनिशियल रूट्स आर अनसूटेबल, और अगेन \n और ब्रैकेट बंद। तो प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर आपको नए सिरे से चलना है। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है, इनिशियल रूट सूटेबल हैं, ठीक है, तो उस केस में एल्स लगाते हैं, और एल्स लगा के क्या होगा, ब्रैकेट बनाया, तो उस केस में एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं। पर उस कब तक x2 निकालना होगा आपको, जब तक कि आपका प्रीवियस जो आपका रूट्स आया उससे डिफरेंस टॉलरेंस वैल्यू से ज्यादा रहेगा तब तक। तो यहां पर हम एक और लगाएंगे, व्हाइल चेक और लगाएंगे,
वाइल WHILE, और इसमें हम फैब्स, ये एक फंक्शन है हमारा जो चेक करता है, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट, और फैब्स में हम पास करेंगे x1 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय x1 इज ग्रेटर देन e। तो जब तक ये डिफरेंस जो है वो टॉलरेंस वैल्यू से बड़ा होता है तब तक वाइल के अंदर वाला प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। अब वाइल के अंदर क्या प्रोसेस रिपीट करा रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए आपको x0 x1 के बीच में रूट यदि लाई कर रहा है तो आप क्या निकालते हैं, x2 निकालते हैं। x2 क्या होता है, x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका x2 होता है। अब x2 की जो वैल्यू आई उसके बाद आपको चेक करना होता है कि रूट्स कहाँ पर होगा, x0 x2 के बीच में होगा या x1 x2 और x1 के बीच में होगा। ये ऐसी स्थिति है, नंबर लाइन पे हम देखें, ये आपका x0 था, ये आपका x1 था, और इसके बीच में x2 आ गया, तो रूट या तो x0 x2 पे लाई करेगा या x2 x1 पे लाई करेगा। तो ये हमें पता करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लेट सपोज हमने किया कि आप x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो वो y2 आ गई वैल्यू, और वो हो गया f ऑफ x2। अब ये जो वैल्यू है ये कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें कि इफ यदि ऐसा हो जाए कि y0 स्टार y2 ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, y0 और y2 की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के साइन एक जैसे हैं। तो y2 का जो साइन है वो y0 और y2 का साइन एक जैसा है, ठीक है ना। तो जो आपकी x0 वाली वैल्यू है वो x2 से रिप्लेस कर दी जाए, यानी x2 पे जो वैल्यू हो उसको आप x0 में रिप्लेस कर दें, क्योंकि अब इंटरवल कहां पे लाई करेगा, अब वो आपका x2 और x1 में लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का सेम साइन है। तो अब x2 और x1 में लाई करेगा, तो x2 कौन सी वैल्यू, x2 वाली वैल्यू कहां स्टोर हो जानी चाहिए, x0 में स्टोर होना चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं, x0 इक्वल टू x2। और यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियस क्या हुआ कि y1 और y2 का सेम है, तो एल्स, और यदि उनका सेम है तो फिर x1 में स्टोर हो जाएगा कौन, x2। तो अब आपका जो इंटरवल बना वो चाहे ये इंटरवल बना चाहे ये इंटरवल बना, परंतु आपने क्या किया, उसके नाम x0 और x1 ही रहने दिए। या तो आपने x2 की वैल्यू x0 में स्टोर कर ली या x2 की वैल्यू x1 में स्टोर कर ली, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो आपका इंटरवल था, मेन इंटरवल, वो x1 x0 ही के बीच में रहा। तो इसके डिफरेंस को, जब तक ये डिफरेंस आपकी टॉलरेंस वैल्यू से बड़ा होगा तब तक यही काम बार बार रिपीट होता रहेगा। अगेन जैसे ही ये रिप्लेसमेंट हुआ तो अगेन यदि डिफरेंस ई से बड़ा है तो अगेन आप x2 काउंट करोगे। अब इस x2 काउंट होगा नई वाली वैल्यू से, क्योंकि x0 x1 में वैल्यू चेंज हो गई है। तो फिर आप अगेन x2 कैलकुलेट करोगे, फिर y2 आएगा, और फिर अगेन ये बात, तो ये प्रोसेस, ये जो लूप है वो चलता रहेगा बार बार, जब तक कि x1 माइनस x0 अपॉन x1 की वैल्यू टॉलरेंस वैल्यू से छोटी नहीं हो जाती। जैसे ही ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, वाइल लूप एंड हो जाएगा और आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, और आपका जो रूट है वो आपको मिल जाएगा, और वो वैल्यू कहां पर स्टोर हो रखी होगी, आपकी x2 में स्टोर हो रखी होगी रूट की। तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट को बंद कर देंगे, वाइल स्टेटमेंट को, और एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ। तो हम लिखेंगे कि जो इक्वेशन है वो कन्वर्स करता है किसी पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन converts to roots बैकस्लैश एन, लाइन चेंज हो जाएगी इससे, और दूसरे स्टेटमेंट में लिख देंगे प्रिंट एफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एज। अब रूट की वैल्यू लिखनी है तो यहां हम लिखेंगे परसेंट
8.3f। अब 8.3f क्या बताता है, या 8.3 या 8.4 ये हम लिखते हैं, तो ये क्या बताता है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। देखिए 0.4 तो बताता है कि जो आंसर है वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिया जाएगा। 0.5 लिखेंगे तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक, यानी कि आपकी टॉलरेंस वैल्यू 0.0001 है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही चेक कर रहे हैं। और 8 क्या बताता है कि जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इज के बाद इसके बीच में जो स्पेस होगा वो स्पेस 8 कैरेक्टर के इक्वल स्पेस होगा। तो यदि मैं 4.4 लिखता हूं तो इसका मतलब हो गया डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आंसर आएगा और स्पेस 4 होगा। ठीक है, तो ये हम जनरली 8.4 5.4 कुछ भी लिख सकते हैं। और f किसके लिए, कि वो फ्लोट वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, ये यहाँ बंद हो जाएगा, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू x2 में स्टोर है, तो कॉमा लगा के x2 लिखेंगे। यहाँ पर m% नहीं आएगा, ध्यान रखें, स्टोर करने के लिए m% आता है, वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो ये आपके रूट्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पर आपका एल्स स्टेटमेंट बंद हो जाएगा। इसके बाद जो ये आपकी जो वैल्यू प्रिंट हुई, ये हमें, चूंकि प्रोग्राम पूरा रन हो गया तो कंसोल विंडो बंद हो जाएगी, तो कंसोल विंडो को रोक के रखना है, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं get.ch। ये कमांड क्या करेगा कि जब तक आप कोई भी बटन नहीं दबाएंगे कीबोर्ड का, तब तक ये मैसेज प्रिंट रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम एंड है, तो वो प्रोग्राम बंद हो जाता है यदि हम get.ch नहीं लिखते तो। और अगेन इसको बंद कर देंगे तो आपका जो मेन था वो बंद हो गया, और ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अपने लैपटॉप पर इस प्रोग्राम को एक बार रन करने की कोशिश करें, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, टर्बो सी के अंतर्गत, जैसा कि आपको लैब में सिखाया गया था। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग घर पे रह के तैयार कीजिए प्रैक्टिकल्स को। मैं आगे टाइम टू टाइम एक एक प्रैक्टिकल इसी तरह से आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और उसके कोड को आप सही से नोट करें, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में नोट करें, वहां पर मैच कर लें, यदि आपका कुछ भी एरर है, गलत लिखा हुआ है, तो इसे इससे मिला लें कोड से जो भी हमने लिखा। ठीक है, थैंक यू।